अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में कुछ सियासी उमूर पर बातचीत हुई है, आने वाले हालात पर बात हुई है और नए चीफ जस्टिस जनाब यही आफरीदी साहब के हल्फ उठाने के बाद कल पहला उनका वर्किंग डे होगा। उसके बाद पाकिस्तान में सियासी और मुआशी हालात किस तरफ जाएंगे, इस पर बात हुई है। और इसके अलावा जो पीटीआई के अंदर आप लड़ाई देख रहे हैं, जो ग्रुपिंग देख रहे हैं, कल जैन कुरैशी का मुस्ताफ़ी हो जाना अचानक डिप्टी पार्लियामेंट्री ओहदे से, जो कि पीटीआई के टिकट पे मुल्तान से एमएनए थे। उनके वालिद शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में कैद हैं और उनका भी दावा है कि उन्होंने पीटीआई के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उनको शो का नोटिस जारी हुआ कि उन्होंने शायद अपनी वफादारियाँ कहीं गिर भी रखवा दी हैं पार्टी के मुफाद के ख़िलाफ़, जिस पर वो मुस्ताफ़ी हो गए। इस पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं। पीटीआई के अंदर जो वकला के ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और एक और नया ग्रुप जो 2-3 दिनों के अंदर अंदर इमर्ज हुआ है, उसका आम फहम नाम जो है वो बड़ा दिलचस्प है। उसको कहा जा रहा है नंद भाभी ग्रुप, और 2 ग्रुप्स वो आ गए हैं सामने। तो देखना यह कि इन तमाम ग्रुप्स की मौजूदगी में अपने वहादत कैसे कायम रखती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एडिटोरियल हमारा होगा आज लाहौर में स्मोक के बारे में, जिसने काफ़ी ज़िंदगी लोगों की मुश्किल बना दी है। हमें ज्वाइन किया है टॉप स्टोरी के लिए आइनी तरमीम सीज़न 2 सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम। अस्सलाम वालेकुम। आपने कुछ चीज़ें तो सुनी हैं जो मैंने कही हैं, लेकिन क्या ये वाकई आइनी तरमीम सीज़न 2 है? आज जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो की, उसकी भी यही खबरें आ रही हैं कि सियासी मामला डिस्कस किए गए हैं। मौलाना साहब ने कह दिया है कि हम 27वीं तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन 27वीं तरमीम की ज़रूरत है, जो कि राना साहब फरमा रहे हैं कि 140A उस पर कंसेंसस अगर हुआ तो हो जाएगी, ज़रूरत है उसकी। सिर्फ 140A में जो बल्दियाती इदारों के बारे में, इसके अलावा आप 26वीं तरमीम पे जो बहुत सारे अभाम हैं वो कैसे दूर होंगे? देखें, ये जो आर्टिकल 140A इसकी तो डिबेट बड़ी फेयर्सली चल रही है और वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिवली मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, यकसा तरक्की करने के लिए अगर कोई मैकेनिज़्म हो जिसमें हमारी लोकल बॉडी स्ट्रेंथन हो और वहाँ से रिप्रेजेंटेशन भी आए और वहाँ पे काम भी हो, तो तभी मुल्क आगे बढ़ेगा ना। ठीक है। अब अगर आप 12 करोड़ लोगों को उनका या 8 करोड़ लोगों के लिए कोई सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी कि आप एक शहर में बैठ के 8-10 करोड़ लोगों के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें सेंट्रलाइज तरीके से। एक सेक्रेटरी बैठा हो, उस बेचारे को क्या समझ आएगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन इस वजह से वहाँ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, वो शायद थोड़ा सा इस पर इतराज़ कर रही है और एमक्यूएम चाह रही है। पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, पंजाब में नहीं आपने ये कर मैं तो आप उस डिबेट का अहाता कर रहा हूँ जो चल रही है। मैं ये तो आपको नहीं कहा कि फैसला क्या हो रहा है, लेकिन मैंने उसको एक कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया है कि इस वक्त डिबेट क्या चल रही है। और इसके अलावा कोई और रेयरली किसी और क्लॉज में मैं आता हूँ जी, बड़ा रेयरली ऐसा हुआ है कि इसके ऊपर ये फेस डिबेट ना चली हो, किसी तरफ लग नहीं रही है। तो इसके लिए अहम बात है कि इसको आगे बढ़ाया जाए और तमाम लोगों को, तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लाया जाए। इसके अलावा जी बात यह है कि ये जो आइनी तरमीम 26वीं आई है, या आने की वजह क्या है? इसकी आने की वजह यह है कि जो कानूनी आइनी फ़ैसले हो रहे थे उनका सर पैर एक दूसरे से नहीं मिल रहा था। नैब का केस देख लें, एक बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट का ही, वो एक तरह के फ़ैसले करता है। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा बेंच उसी अदालत में बनता है तो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ फ़ैसले कर देता है। कुछ फ़ैसले होते हैं जिसके बाद आपके ही प्रोग्राम में लोग आके बैठ के कहते हैं कि भाई ये तो कानून, ये तो आप आइन की इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे, बल्कि आपने आइन लिखना शुरू कर दिया इस फैसले के ज़रिए। बहुत से आपने बुलाए जो कानूनी माहिरीन थे जिन्होंने ये तबसरे किए। उसके अलावा जब आप देखने आपने शुरू किया कि 184(3) में क्या हो रहा था, पता चला पहले एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, फिर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, और कुछ तरमीम से ज़रा माजी में चले जाएं तो भुट्टो साहब को फांसी शहीद कर दिया, फांसी लगा दिया। उससे पहले जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ईजाद कर दी। तो बड़ा क्लियर हो गया कि ये वजाहत की ज़रूरत है आइन में। वजाहत हो गई मेरे ख्याल में 26वीं के ज़रिए जी, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हुई। यानी जो देखिए होता ये है कि जो किसी भी वक्त की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए तरमीम की जाती, क्योंकि जो आइन है उसका जीनियस उसमें चेंज की प्रोविजन है, यही है जीनियस। लेकिन देखिए दुनिया में इतनी ज़्यादा तरामीम अभी नहीं, बहुत लोग सवालात करते हैं। ये मतलब अमेरिका है, वहाँ कितनी तरामीम हुई हैं आज 250 साल में।
हमारे यहाँ पिछले 50 साल में 27वीं तरमीम आ गई है, हर 2 साल बाद ऑन एवरेज, पौने 2 साल बाद एक तरमीम आ रही है। क्यों? देखिए, उस जितना आप इंटरफेयर करेंगे, जितना उसको अब्यूज़ करने की कोशिश करेंगे, जितना मुल्क पावर कोफिशेंट्स के ज़रिए चलेगा रादर देन अ रूल बुक, जितनी उसमें इंसानी इंटरफेरेंस होगी उतनी ही तरमीम की ज़रूरत है। एहतराम अगर कम होगा लिखे हुए अल्फाज का तो फिर देखिए ना, कोई अगर आप किसी भी दीन मज़हब की बात कर लें या किसी भी आइन की बात कर लें, दीन मज़हब तो उससे ऊपर है, कहीं ऊपर है, तो उसका जीनियस ये है उसकी एलिगेंस ऑफ सिंप्लिसिटी, कि उसको 50,000 तरीक़ों से इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी वहदत खुदा की जो है, हमने तो कर लिया वैसे, मतलब वहदत खुदा की तो वहदत खुदा की है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर उसकी एलिगेंस इतनी ज़्यादा है, सिंप्लिसिटी उसमें ज़्यादा है कि कोई इसको डिस्प्यूट नहीं करता। अमेरिका में आप जाएं तो फ्रीडम्स के ऊपर कोई तकरार नहीं होती, बुनियादी अकायद में से एक अकीदा उनका जो है वो फ्रीडम है। इसी तरह सोशल जस्टिस जो है, अगर आप चले जाएं नॉर्डिक रीजन्स में या डेनमार्क में, स्वीडन में, तो कोई तकरार नहीं है वहाँ पे कि सोशल जस्टिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ वो बुनियादी अकायद के बजाय जो हमारे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, जो पावर कोफिशेंट है, उसके ज़रिए जब आप लिखी हुई तहरीर को किसी ना किसी जगह पर टिंकर करते हैं या इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि उसकी एसेंस ख़त्म हो जाए, तो फिर उसमें तरमीम की ज़रूरत पड़ती है। जितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस होती चली जाएगी उतनी तरमीम आती चली जाएंगी। अभी बहुत दिन से हम लोग पार्लियामान में बैठ के कह रहे थे कि देखें, आप पार्लियामान और एग्जेक्टिव के काम में इंग्रेस ना करें। आपने बेशुमार प्रोग्राम देखे होंगे जिनमें यह कहा गया कि देखिए 184.3 का मकसद ये नहीं था कि आप हमें बताएं चीनी की बोरी की कीमत क्या होगी, या आटे की बोरी जो है वो एक प्रोविंस से दूसरे में जा सकती है या नहीं, या फलां हस्पताल में वार्ड बॉय कौन लगेगा, या फलां हस्पताल का जो हेड है उसकी तनख्वाह कितनी है और क्यों ना उससे तनख्वाह वापस ले ली जाए। लेकिन जब आप एग्जेक्टिव के और पार्लियामान के फंक्शन में ऊपर तले इंटरफेयर करते चले जाएं, अगेन बिकॉज ऑफ द पावर और ह्यूमन, लेकिन हमें ये लगा इस 26वीं तरमीम पे कि ये चीज़ें एड्रेस कर ली जाएंगी, तो लेकिन अब जो सिचुएशन सामने आई है उसमें लग रहा है कि ये अभी नहीं हो पाया। मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं कैसे नहीं हो पाया, ज़रा मुझे देखिए 27वीं तरमीम की बातें होना शुरू हो गई हैं और अभी तक जो अदलिया पार्लियामेंट एक कशमकश जारी है उसका कोई एंड होता नज़र नहीं आ रहा। खैर ये भी नहीं हम कह सकते कि वो जारी रहेगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सॉलिड हमें इंफॉर्मेशन नहीं आई कि ये चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने नॉर्डिक कंट्रीज़ का जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया, हमारे मुल्क में ये जो बुनियादी जस्टिस की चीज़ें हैं इसमें क्या रुकावट, आप मेन रुकावट क्या देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए अदलिया अपना काम कर नहीं पाती। मतलब अगर आप देखें कि कितने मुकदमात रहते हैं या ग्लोबल रैंकिंग कहाँ पे गई है, मगर वो एग्जेक्टिव का काम और पार्लियामान के काम में ज़रूर कोई ना कोई मुदाखलत तो स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मगर कुछ ना कुछ करती रहती है जो उस डोमेन में नहीं आता। हम लोग भी बाज नहीं आते, हम जिसकी डोमेन जो है वो उस डोमेन से बाहर निकल के जब दूसरी डोमेन में इंटरफेयर करने या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है तो ये तमाम कबाहतें पूरी होती हैं। अगर एक बड़ा निज़ाम वज़ा कर दिया जाए जिसमें जो अदलिया है वो अपना काम करे, पार्लियामान अपना काम करे। इस पे मैं आता हूँ, ये तो निज़ाम वज़ा किया हुआ है आइन में, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम तो आप लोग भी क्यों अभी तक ये सबक नहीं हासिल कर सके पार्लियामेंट? जी उसकी वजह मैंने आपको बताई है ना कि जब तक फॉर एग्जांपल ये वो चिकन एंड एग स्टोरी है थोड़ी सी किसी हद तक, लेकिन अगर हमें जब लगता है जो लग रहा था कि हमारे काम में इंटरफेयर किया जा रहा है, अगर हमें ये लगना शुरू हो जाए कि आइन साजी की जा रही है, आइन को इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा, तो फिर हम वजाहत उस तहरीर में करेंगे ताकि कोई भी आइन साजी ना कर सके। अब उस प्रोसेस के बाद अगर किसी जगह पे कानून की इंटरप्रिटेशन की जा रही है बड़े अजीबोगरीब तरीके से जहाँ पे सर पैर नहीं मिल रहा, तो फिर ये हम पे मुकर्रर है या हमारा फ़र्ज़ है कि हम जाके उसकी ज़बान, उसकी तहरीर को इस क्लैरिटी के साथ एक अमेंडमेंट के ज़रिए लिख दें कि उसमें कोई गुंजाइश ना रहे। तो कर लिया आपने, अब आप समझते हैं अगला जो सियासी इस्तेहकाम है वो आ जाएगा और उसका असर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, या अभी भी कुछ रुकावटें हैं? मेरे ख्याल में बताइएगा जी, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल बेहतरी आएगी, मगर इन तमाम चीज़ों की अपनी एक्सटर्नैलिटीज़ निकलेंगी जो हम एंटिसिपेट नहीं कर सके। अभी हमने क्या हो सकती हैं? कोई अब जिस तरह हम पे अब बहुत से आपकी तरह के नकाद जो हैं
वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अब शुरू हो जाएगी। मेरे जैसे निकात तो नहीं कह रहे, दूसरी तरह के मैं तो मोहब्बत में कह रहा हूँ, आपसे दोस्ती है तो मैं आपका नाम ले लेता हूँ, आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, इस वजह से लिबर्टी लेता हूँ, सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती की वजह से। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा कि वजीर के अलावा एक दानिश्वर भी है ना, तो आप मुझे उस हिसाब से। जी मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत से नक्काद जो हैं ये बात कर रहे हैं, आप कहीं भी जाएं तो आपको पीटीआई तो कह ही रही है ना कि आप जी इंटरफेयर कर रहे हैं, आपने सब्सिडियंट कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप गिन लें, दो हमारी तरफ से वो जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें दो बैठेंगे ट्रेजरी बेंच में से, यानी हुकूमत की तरफ से बैठेंगे, तमाम इत्तेहादी जमातों के दो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अगर आज की तारीख हो तो दो लोग बैठेंगे मौलाना और पीटीआई की तरफ से, एक बैठेंगे अटॉर्नी जनरल हमारी तरफ से, एक बैठेंगे लॉ मिनिस्टर हमारी तरफ से, ये चार हो गए, एक माइनॉरिटी जो कहा जा रहा है और एक टेक्निकल एक्सपर्ट, ये 6 हो गए। माइनॉरिटी का पार्लियामेंट से बाहर का होगा? नहीं, पार्लियामान के अंदर सेनेटर या एमएनए कोई भी हो सकता है। जी कोई भी हो सकता है ना, मगर या खातून होंगी, जो भी कम्युनिटीज़ कमज़ोर हैं, या माइनॉरिटी कोई ग्रुप होगा, तो 6 हो गए। अब दूसरी तरफ देखें तो 4 जज हैं, 2 जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से नॉमिनेटेड लोग हैं, वो 6 के 6 बराबर हो गए। एक जो हैं, जो हमारी जितनी भी ये काउंसिल्स हैं, बार काउंसिल्स, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। यानी टेंशन है ना उस प्रोसेस में, 6 एक तरफ, हमारी तरफ 6 हैं, उनकी तरफ 7 है, ठीक है। अब ये टेंशन चलेगी, मगर इस टेंशन में क्या एक्सटर्नैलिटी निकलेगी, किस हद तक इंटरफेरेंस होगी पॉलिटिकल, हमारे ख्याल में तो नहीं होगी। ये टेंशन चलेगी नहीं, हमने टेंशन क्रिएट की है स्ट्रक्चर में 7-6 का वोट करके। ये वोट अगर हम अमेंडमेंट ही कर रहे थे तो 10-2 का भी हो सकता था ना, 2 जज रख लेते, भी तो फिर प्रॉब्लम होती। नहीं, कोई प्रॉब्लम ना होती, फिर तो हम बुलडोज करके निकल जाते। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं आपने जो जमहूरी रवैया अपनाया, आप दावा करें कि आपने जमहूरी रवैया अपनाया, उसकी वजह से हमारा एक्सटर्नैलिटीज की कम होंगी ना, कम होंगी या खत्म होंगी। हमने तो लेकिन वो टेंशन क्रिएट हो जाएगी। हमने वो तरीका नहीं, टेंशन ही तो पैदा करनी थी। आप टेंशन को दूसरी जाविये से देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यूनिलैटरलिज्म, यानी जब सारे के सारे जज थे तो वो अपने ही ग्रुप्स में ये बात जो आप कर रहे हैं, इससे तो जजेस को, अदलिया को और ऑपोजिशन को खुश होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए सिस्टम को। लेकिन आप ये कह रहे हैं वो नहीं सपोर्ट करेंगे। नहीं, इसके बावजूद बहुत हद तक देखिए, जब ये बात शुरू हुई तो मौलाना ने कहा कि ये काले बैग में से काला कागज़ निकला है, फिर वो कागज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता हरा हो गया, फिर वो कागज़ सफ़ेद हो गया, फाइनली सबने साइन कर दिया। पीटीआई ने कहा हम आग लगा देंगे, जला देंगे, भस्म कर देंगे, ये जो भी उनकी ज़बान होती उन्होंने बोली। मगर आखिर में आप ही लोगों के टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे आके उन्होंने कहा कि ये मुसव्वदा हमारे लिए काबिल कबूल है, हमें खान से पूछ लेने दें। यानी मुसव्वदे पे उनको कोई एतराज़ नहीं है। 2 लीडर गौहर साहब ने भी कहा, मेरे दोस्त सलमान अकरम राजा साहब ने भी मीर साहब के प्रोग्राम पे कहा कि हमें अब मुसव्वदे, जो ये मुसव्वदा है, इस पर काम किया जा सकता है। अब ये तकरीबन काबिल कबूल है जो मौलाना लेकर आए। तो जो मौलाना मुशावरत पीटीआई से करने के बाद, पीपल्स पार्टी से करने के बाद, हम से करने के बाद लेकर आए थे, वही आखिर में बनाना आइन। इसका मतलब मुसव्वदे के ऊपर तो एक किसी हद तक हमारा कंसेंसस, किसी हद तक क्या कंसेंसस तो हो गया, खान साहब नहीं माने। अब हमने कंसेंसस क्यों हुआ? क्योंकि ये जो बुलडोजिंग थी जिसके ज़रिए इंटरफेरेंस हो जाती, अगर हम कहते हैं कि 10 पॉलिटिशियन और 2 जज, हमने वो नहीं किया। हमने ये फैसला किया कि नहीं, 7 वोट उस तरफ रहने दो। देखिए, आपकी बात बड़ी लॉजिकल है, मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन सारे नहीं समझ पा रहे जी। अगर इतनी लॉजिकल बात के बाद भी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब कमेटी की रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, वो फैसला करती है, बेंच बना देती है किसी दरख्वास्त पे आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन करने के खिलाफ, इस सूरत हाल में, क्योंकि इमरान खान ही माने ना, आपने कहा और सब मान गए हैं, तो अगर बेंच बन गया और आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन हो गई तो फिर देखिए ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ, तो फिर नई तरमीम आ जाएगी। मतलब हम जब आप इस दायरे में घूमते हैं, मैं इसी वजह से यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्योंकि माशाल्लाह रोज़ ये प्रोग्राम करते हैं तो आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से कह दी। अगर इसके नतीजे में वो इंटरफेरेंस रुक जाए और लोग एक मतानत के साथ अपना अपना काम करना शुरू कर दें, तो ना हमारी तरफ से प्रोवोकेशन होगी तो ना वो रिएक्ट करेंगे, ना उनकी तरफ से प्रोवोकेशन होगी तो ना हम रिएक्ट करेंगे। बिकॉज ये मुख्तलिफ आर्म्स हैं ना स्टेट के,
इस वजह से अगर अब उन्होंने बेंच बनाया है, उन्होंने बेंच बना दिया, आईनी तरमीम तो हो चुकी है, उसी तरमीम पे हाथ रख के ओथ लेकर चीफ जस्टिस साहब, जो माशाल्लाह बड़े अच्छे वकील भी रहे हैं, बेइंतहा ज़बरदस्त स्टूडेंट भी थे, मेरे ज़माने के हैं, ज़बरदस्त स्टूडेंट थे, ज़बरदस्त तालीम हासिल की, ज़बरदस्त वकील थे, हाई कोर्ट में बेहतरीन फ़ैसले किए, अब चीफ जस्टिस बन गए। अगर इसी मतानत से वो जो उनकी पुरानी बैकग्राउंड है वो सिस्टम को चलाते रहेंगे तो सिस्टम सेटल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि अच्छा आपने तरमीम की, हम तरमीम उड़ाते हैं, तो फिर हम दोबारा से तरमीम करते हैं, फिर आप दोबारा से तरमीम उड़ा दीजिएगा, फिर हम दोबारा से तरमीम कर लेंगे। हमारा हक तरमीम करने का आइन में, कानून में तो आप नहीं ले सकते ना भाई। ठीक है, जिस तरह हम उनका फैसले करने का हक नहीं ले सकते, वो आइनी और कानूनी तरामीम करने का हक हमसे नहीं ले सकते। तो एक बेहतर आइन बनाने के लिए हम पे भी मुकर्रर है और उन पे भी मुकर्रर है। सवाल पैदा होता है कि जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि तमाम सियासी जमातें एक कंसेंसस हो गया था, निज़ाम का भी कंसेंसस था, अदलिया का भी मेजर पार्ट कंसेंसस में शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट का भी। तो फिर एक शख्स नहीं माना, इमरान खान जी, तो उस शख्स का इस निज़ाम पे, इस रियासत के तमाम पिलर्स पे इतना असर है कि वो हिला देगा सब कुछ। नहीं, देखिए ना, कोई भी पॉलिटिकल जो शख्स हो, स्पेशली पॉपुलिस्ट, देखिए सबसे आसान चीज़ दुनिया में नफरत बेचनी है, सबसे आसान। आप तारीख उठा के देख लें, आप हिटलर नफरत खरीद लेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको, नहीं, मेरा अपना मैं आपने क्योंकि इमरान साहब का जिक्र किया ना, तो मैं इमरान साहब के हवाले से बात कर रहा हूं कि सबसे आसान चीज़ इंसानी तारीख में नफरत बेचना है। ठीक है, अब फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, ये नफरत बिक रही है, उनको डीह्यूमनाइज किया जा रहा है, उनके बच्चों को बच्चा नहीं समझा जा रहा। कश्मीर में लोगों को डीह्यूमनाइज किया गया है, बच्चियों की सरों से चादरें उतारी गई हैं, तो उनको पहले चादर उतारने से पहले डीह्यूमनाइज करना पड़ता है। तो जो पॉपुलिस्ट होते हैं उनकी महारत होती है डीह्यूमनाइज करने में, कि ये औरत कोई औरत है, ये तो ऑपोजिशन की है, इस औरत की तो जो मर्जी कर दो, बाथरूम के अंदर कैमरे लगा दो, इसके मुतालिक इस तरह की बातें कर दो, ये कोई औरत थोड़ी, औरत तो वो है जो मेरी है, जो पाकीज़ा है, ये तो बाकी सारी पाकबाज ख़वातीन नहीं है। तो जब आपने इस तरह की गुफ्तगू करनी हो, जैसा कि ट्विटर वगैरह पे चलती रही है या जलसों में चलती रही है, या वो ज़बान बोली गई ख़वातीन के मुतल्लिक जो आपकी ओपोनेंट हैं, जो कभी आप अपनी बेटी बेटे के सामने बैठ के नहीं घर में बोलेंगे, तो उससे पहले आपको इनको डीह्यूमनाइज़ करना पड़ता है। तो खान साहब में ये महारत है। इस महारत का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने एक कैंपेन चलाई। सोचिए, पाकिस्तान में बैठ के, पाकिस्तान के एक्स सिलेक्टेड वज़ीर आज़म होने के बाद कैंपेन चलाई कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और लोगों ने उसको चलाया, उनके जो पीछे मानने वाले हैं उन्होंने चलाया कि खान नहीं। बाहर जितने हैं सब इस पे यकीन करते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान में। अभी देखिए क्या कर रहे हैं वो। आप देखिए कि अभी अपने मुल्क के खिलाफ जो एक्स सिलेक्टेड वजीर आज़म जो है वो ख़त लिखवाए अपने मुल्क के खिलाफ कि इस पर क्या तुम सैंक्शंस लगाओगे। उस मुल्क को जिसको ये कहते थे कि इसने साइफर निकाल के उन्होंने कहा था कि इसने हमारी पार्लिमान पे हमला किया है, इन्होंने हमारे आइन और कानून को पामाल किया, यानी ऐलान जंग की है। अरे भाई, अब उसी मुल्क में जाके आप आपने लॉबिस्ट हायर कर रहे हैं, और लॉबिस्ट हायर कर रहे हैं डेविड फेंटन को, जो 30 साल से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम्स के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। 30 साल से कॉन्सर्ट्स करता है लाखों लोगों के पास। वक्त खत्म हो रहा है आपकी जी। अभी तो आपने मुझे वो थोड़ा मेरा ख्याल है 16 बयानी शुरू की थी। आपके साथ किसी दिन ज़्यादा टाइम निकाल के मुलाकात इस पे बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आखिर में, क्या ये हुई है एक अमेंडमेंट, इस पे हमें भी मतानत दिखानी चाहिए। अदलिया को भी मैं कौन होता हूँ उनको बताने वाला, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ रवैयों में तब्दीली आनी चाहिए, और पीटीआई को एक नए ज़ाविये से, नए सिरे से सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हमसे बात करने का। और एक लफ्ज़ है डीह्यूमनाइज। देखना ये है कि क्या खान साहब ने जो लोगों को डीह्यूमनाइज़ किया है उसके असरात इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों पर भी हैं, और इस हद तक हैं कि एक के बाद एक पर हैं। और क्या यहाँ से आगे मतानत दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू पीटीआई के अंदर जो ग्रुपिंग है, जो लड़ाई चल रही है उस पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हाजिर हैं हॉट इशू के साथ, जो आज का हमारा है लड़ाई लड़ाई पीटीआई। नया नारा इस वक्त हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। वैसे भी लोगों के जहन में बहुत सवालात हैं कि पीटीआई के अंदर इतनी ग्रुपिंग क्यों हो गई है, इतने लोग आपस में मुख्तलिफ अतराफ से लड़ रहे हैं, फिर एक
नया जो ग्रुप जिसको कहा जा रहा है वो नंद और भाभी का ग्रुप है, जिसका इशारा है कि बुशरा बीबी साहिबा की भी रिहाई हो गई है, वो पेशावर तशरीफ़ ले जा चुकी हैं, और ख़ान साहब की दोनों बहनें अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान उनकी भी रिहाई हो गई है और वो लाहौर तशरीफ़ ले जा चुकी हैं। तो क्या ये पेशावर वर्सेस लाहौर है, क्या है? और इसमें वकीलों का आपस में जो लड़ाई है, उनके जो एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने, जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वलीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं पार्टी की ग्रुपिंग पे बात करने से पहले, फॉरवर्ड ब्लॉक पे बात करने से पहले, आपसे एक और इशू पे बात करना चाहता हूँ। देखें, बात शुरू हुई थी पीटीआई की जो स्ट्रगल थी, तहरीक थी, इस बात से शुरू हुई थी कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को नो कहा, आपने अमेरिकी दबाव लेने से इनकार कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि मुसलसल अमेरिकी मुदाखलत हो रही है पाकिस्तान के मामलात में, और अब बरतानवी मुदाखलत भी हो गई है। वहाँ के एमपीज़, सेनेटर्स, हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सारे, और वहाँ की हुकूमतें और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ममालिक की, वो पाकिस्तान पे दबाव डाल रही हैं कि खान साहब को रिहा किया जाए। आप समझते हैं कि ये दबाव दुरुस्त है अमेरिका का और बरतानिया का पाकिस्तान में, और ये गैर मुल्की मुदाखलत के ज़ुमरे में नहीं आता? देखें जी, जहाँ तक ग्रुपिंग का ताल्लुक है, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर मैं उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाऊँ तो आपने ठीक इनको गर्दाना, दोनों मुल्कों को आपने एक जुमले में तो बोला, लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये बैनुल-अक़वामी सतह पर जियोपॉलिटिकली एक ही ग्रुप का हिस्सा है, अमेरिका और बरतानिया। अब अमेरिका के बारे में अगर एब्सोल्युटली नॉट की बात हुई थी, तो देखें 1790 से मनरो डॉक्ट्रिन एक उनका सिलसिला चलता आ रहा है, जिससे उनकी एक पॉलिसी है कि जहां उनको सूट नहीं करता सियासी तौर पे बैनुल-अक़वामी सतह पर, वहां वो मुदाखलत करते हैं। उसकी बहुत तवील फहरिस्त है। अर्जेंटीना हो गया, वेनेजुएला हो गया, निकारागुआ हो गया, ब्राज़ील, जहां वो पनामा, हर जगह उनका वो सिलसिला इस तरह का रहता है। ये एक उनकी पॉलिसी का एक स्ट्रैंड है, और आप समझ लें कि पैरेलल में उनके दो मेयार हैं। दूसरी तरफ वो अपने आप को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहते हैं। वो कहते हैं कि जमहूरियत के और इंसानी आज़ादियों के और इंसानी हकूक़ के हम सबसे बड़े अलमबरदार हैं। जहां उनको पॉलिसी सूट करती है कि मुदाखलत करने की, वो मुदाखलत करते हैं, और जहां उनको लगता है कि जी इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और वहां पे आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है, जहां पर इंसानी आज़ादियों की पामाली हो रही है, जहां जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, वहां आवाज़ बुलंद करना, ये पैरेलल में उनका एक दौरा मेयार बड़ा एक्नॉलेज्ड है, और दुनिया इस पॉलिसी को जानती है। तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है इस मुल्क की। हम उस दौरे मेयार के उस हिस्से पे जो हमें सूट करता है, हम क्यों ना उसको जो है अपने जो है वली साहब, वैसे आपकी मैं जो हमें सूट करता है वहां उसको अपनाएं। मैं उसकी वजह ये बताता हूं, आप वकील भी हैं, वजह बताता हूं, लेकिन मैं आपके इस दलील पे यकीन करें, मेरा दिल पिघल गया है। किसी ने डबल स्टैंडर्ड्स को या दोहरे मयार को इतने अच्छे तरीके से डिफेंड किया नहीं जैसे आपने किया। मान गया हूं। आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? जी चलें जी, शुक्रिया। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। देखिए, ये हार्ड फैक्ट्स हैं, और भी मैंने अभी तो बहुत सी मिसालें मैंने भी नहीं दी। मतलब जो चिले में जिस तरह से हुआ, जो इंडोनेशिया में हुआ, अब 70 की दहाई में जाए जब नहीं, मैं पीटीआई के बारे से बात कर रहा हूं कि पीटीआई के बारे में 2 साल पहले जो उन्होंने कहा वो गलत था, लेकिन आप जो करें वो आपको सूट करता है, तो अब मुदाखलत ठीक है। मैं तो उस बात की बात, यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी, अगर हम गवर्नमेंट में हैं, इफ दे वांट टू यूज आवर कंट्री एज अ लॉन्चिंग पैड ऑफ के दूसरे मुल्कों को अटैक करने के लिए, हम अपनी बेसिस नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अगर उसी तरह अपने पैरेलल मेयार में अगर वो इंसानी हकूक की पामाली, जमहूरियत का जनाजा, इलेक्टोरल प्रोसेस को मसख करना, ये सारी चीजों पे उन्होंने आवाज बुलंद की है। इसमें उनकी और हमारी आवाज एक ही है। अगर हम मौलाना से हाथ मिला सकते हैं और उनको दाद दे सकते हैं, ये भी आपने एक अच्छा कंपैरिजन किया है कि मौलाना और अमेरिका बराबर है आपके लिए, ठीक है। ये बताइएगा, बुशरा बीबी को पार्टी की क़यादत करनी चाहिए या अलीमा खान को? देखें जी, आपने क्योंकि अपनी तमहीद में ये बात की कि एक तरफ ज़ौजा और एक तरफ नंद वाला सिलसिला, मैं आपको सबसे अहम बात, मैं आपको अपनी बतौर एक पीटीआई तर्जुमान के मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। ये तीनों खवातीन, या अगर 3 सिस्टर्स को काउंट कर लें जो कि ज़्यादा अभी पब्लिक आई में आई हुई हैं, एक चौथी सिस्टर भी हैं बट शी इज़ अब्रॉड, और एक बेगम साहिबा जो हैं इमरान खान साहब की, इन सब को पूरा हक है कि वो उस जदोजहद का हिस्सा बने जो उनके एक केस में शौहर और एक केस में भाई को आज़ाद करवा सके। एज सिस्टर्स वो शरीक हैं,
एज वाइफ बुशरा बेगम भी शरीक हैं, और मैं इन सबको इनकरेज करूंगा कि इस जद्दोजहद को जारी रखें एज सिस्टर्स एंड एज वाइफ। लेकिन एक लीडरशिप तो होनी चाहिए दौरान भी, और उनकी आप कौन सा जो बेहतर लीड कर सकता है, क्योंकि दो लीडर, दो कैप्टन तो एक शिप के नहीं हो सकते ना। तो बेहतर इस वक्त पार्टी को, जब खान साहब अंदर हैं, कौन लीड कर सकेगा? जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लीडर तो एक ही हैं और वो इमरान खान साहब हैं, और उनका ज्यादा इत्मीनान किस पे होगा? चलिए कहना चाह रहा था कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो सब लेडीज हैं, सिस्टर्स एंड द वाइफ, इनको मैंने खान साहब की आज़ादी के दौरान भी और उनके गिरफ्तार होने के बाद भी किसी पॉलिटिकल हमारी बॉडी में, किसी पॉलिटिकल हमारे ओहदे पे, किसी पार्टी में उनकी कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। वो बतौर फैमिली मेंबर्स के इस स्ट्रगल का हिस्सा हैं और वो उसी में रहेंगे। ठीक है, पार्टी की क़यादत जो है वो गौहर साहब को दी हुई है, खान साहब ने, और दीगर लोगों को दी हुई है। वो पार्टी को चलाएंगे, जद्दोजहद का हिस्सा फैमिली मेंबर जरूर रहेंगी, और इन तमाम खवातीन का इस जद्दोजहद के हिस्सा होने से उसको बूस्ट मिलेगी, और जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने फैमिली मेंबर का जिक्र किया, अहम है। तो क्या हम समझें कि मौरूसी सियासत पे तनकीद करने वाली पीटीआई को अब खुद जरूरत पड़ गई है मौरूसी सियासत की? मैंने इसीलिए डिस्टिंग्विश किया है कि आप बताएं कि जी भुट्टो साहब कैद हुए तो बेगम नुसरत भुट्टो को क़यादत दे के गए, या फिर अपनी बेटी को क़यादत दे के गए। खान साहब ने ये नहीं किया। खान साहब जब गिरफ्तार हुए थे, उनकी अहलिया आजाद थी, उनकी सिस्टर्स आजाद थी, और अभी भी मैं इसीलिए तो डिस्टिंग्विश किया है मैंने। मैं बार बार कह रहा हूं, एज सिस्टर्स एंड एज वाइफ दे शुड पार्टिसिपेट बिकॉज दे आर एंटाइटल्ड। मैं गिरफ्तार हुआ था तो सबसे ज्यादा आवाज मेरी वालदा ने बुलंद की। वो पीटीआई के एक्टिविस्ट तो नहीं, ना कभी पीटीआई के मेंबर बनी है, लेकिन वो शी इज अ मदर। बल्कि उनसे ज्यादा काम मेरी बेगम ने किया। वो सामने नहीं आई और उनको कोई जानता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। जस्ट लाइक दैट ये भी करें। पार्टी के वो किसी ओहदे पे नहीं है और मेरे ख्याल में ना वो लेंगे, और इसी में वो हमारी पॉलिसी की भी तायीद है। ठीक है, मैं आपकी पॉलिसी की आपने बात की। लतीफ़ खोसा साहब बड़े जिम्मेदार इंसान हैं, बहुत सीनियर वकील हैं और एमएनए भी हैं। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने तो नो कॉन्फिडेंस कर दिया बैरिस्टर गौहर पे, सलमान अकरम राजा पे, असद कैसर और उमर अयूब सब पे। सारी लीडरशिप को उन्होंने कह दिया कि ये तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इन पे एतबार ही नहीं रहा। एतबार सिर्फ बुशरा बीबी और हलीमा खान पे होगा। तो आप क्या, आपकी बात को तो वो नहीं मैं खोसा साहब से इत्तेफाक नहीं करता। वैसे मैं उनका एहतराम करता हूँ, बड़े सीजन्ड प्रोफेशनल हैं। खोसा साहब का पॉलिटिकल बैकग्राउंड और आप उनकी अगर पॉलिटिकल रूट्स देखें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रही। जुमा 8 दिन हुआ है उनको पीटीआई में आए हुए, तो उनका प्रॉबेबली माइंडसेट जो है मेरे नज़दीक वो उसी कल्चर को अपनाता है जिसमें उन्होंने पूरा अपना पॉलिटिकल करियर गुजारा। गवर्नर रहे पंजाब के, सेनेटर रहे। वो एक ऐसी पार्टी से आए हैं जहां पे उन्होंने देखा कि इस चीज में हल है कि जी को फैमिली मेंबर हो, तो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता और मुझे यकीन है कि खान साहब और हमारी टॉप लीडरशिप इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। अच्छा, जैन कुरैशी साहब ने कल डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जैन कुरैशी ने, तो आप समझ रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है पीटीआई का? मेरे नज़दीक जी फॉरवर्ड एक, क्योंकि आपका ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो फॉरवर्ड ब्लॉक, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग्स, बाय द वे ग्रुपिंग्स के हवाले से मैंने इससे कहीं ज्यादा ग्रुपिंग देखी है जब खान साहब फ्री थे और खान साहब कहा करते थे कि पीटीआई को पीटीआई ही शिकस्त नहीं, लेकिन इस दफा इस वक्त ऐसी ग्रुपिंग नहीं। नहीं, तौबा करें, ये आपने ट्वीट्स नहीं पढ़ रहे वकीलों के? कैसी पंजाबी की नई गालियां वही तो मैं कह रहा हूं करवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमने देखा था। नहीं, वो तो इतने बड़े बड़े लीडर कैबिनेट मेंबर्स रहे हैं और वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं एक दूसरे से। ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन ट्विटर तक लोगों की रसाई है, ये अच्छी बात है। और अच्छा है कि जो लोगों की कलरफुल वोकैबुलरी में इजाफा हो रहा है। तो लेकिन मेरे नजदीक ये चाय की प्याली में एक तूफान है। ये चाय की प्याली में एक तूफान है। असल बात मैं आपको बता देता हूं क्या है असल बात है। एक रब्त है इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान, बानी चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम में ये रब्त है जो कि इंडिविजिबल है। ये छोटी मोटी अपना, क्या ये मुमकिन है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वकीलों के जो आपस के ग्रुपों के इख्तिलाफात थे वो लेकर पीटीआई में आ गए हैं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना जी कि आप, क्योंकि देखें इसमें जाहिर है मीडिया को, प्रेस को इसमें खबर निकालने का, एक सेंसेशन करने का मौका मिलता है। मैं आपको अपनी असेसमेंट बता रहा हूं कि पॉलिटिकल स्टैंडिंग पीटीआई की जो है उससे जीरो इफेक्ट पड़ता है ये। और एक पॉलिटिकल हमारी लीगल कमेटी है, उसने एक फैसला किया है कि जी
ये जो है पिटिशन और ये वकील जो है पार्टी और खान साहब के नुमाइंदे हैं, बाकी जो है उनसे बाहर हैं, वो नहीं है। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, इट्स वेरी क्लियर। अब फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के रूमर्स बड़ी पार्टियों के बारे में बड़ी बार हुए, ये बात सही है, ये टोटल स्टॉर्म इन टीकअप है। मेरे ख्याल से उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि उनको शो कॉज किया गया हुआ है, क्योंकि पार्टी के पास मेरे इत्तला के मुताबिक क्रेडिबल एविडेंस है कि वो सोल्ड आउट थे पॉलिटिकल जो 26th अमेंडमेंट की वोटिंग है उसके ऊपर, इसीलिए उनको शो कॉज भी दिया गया है। मेरी गेस ये है कि उन्होंने उस वजह से रिजाइन किया, ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए किया है। बहुत शुक्रिया सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमसे बात करने का। और जाते जाते खबर दे गए हैं कि पीटीआई के पास सॉलिड एविडेंस है जैन कुरैशी के बारे में, जो एमएनए हैं और साहबजादे हैं शाह महमूद कुरैशी के उनके पीटीआई के पास सॉलिड एविडेंस है, वो सोल्ड आउट हैं, वो बिके हुए हैं। वो क्या एविडेंस है, वो मंजर आम पे आएगा या नहीं, इसका हम इंतज़ार करेंगे। और वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारा एडिटोरियल जो है लाहौर में स्मॉग के साए, और ये साए जो हैं ये लाहौर से लेकर दिल्ली तक क्यों फैले हुए हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त हुआ है अब आज के एडिटोरियल का, जो है लाहौर में स्मॉग के साए। और स्मॉग से इंसानी ज़िंदगी को, इंसानी सेहत को सख्त तरीन ख़तरात लाक है। लाहौर बदकिस्मती से दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है कई सालों से मुसलसल, और आज भी दुनिया में सबसे आलूदा शहर लाहौर है, जहाँ पे AQI जो इंडेक्स है इस बात को मेजर करता है कि सांस लेने के लिए जो हवा मुयस्सर है वो कितनी गंदी है। और उसका स्कोर जो आज के दिन गया है 707 तक गया है, जो एक रिकॉर्ड हो गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली इंडिया का शहर है, जहाँ पे 270, मुंबई इंडिया 182 और काहिरा मिस्र 164। इसके बाद दूसरे शहरों के आप नाम देख रहे हैं, लेकिन सबसे बदकिस्मती से आगे लाहौर शहर है। और उसकी वजूहात जो हैं वो मैं आपको जल्दी से बता दूँ। उसकी वजूहात में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे दरख्तों का कटाव और बढ़ती हुई शहरी आबादी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय ज़ाती गाड़ी पर सफ़र को तरजीह, लेकिन ज़ाहिर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ है नहीं, और अगर हो तो एलीट लाहौर की जो है वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर ले लेती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहाँ प्रमोट नहीं होने दिया जाता, उसके बारे में बातें की जाती हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और अपनी गाड़ियों में सफ़र करने को तरजीह दी जाती है। और इसके अलावा गाड़ियों और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं और फसलों के वेस्ट मटेरियल को आग लगाना, ये बहुत सारे वो मामलात हैं जिसका ताल्लुक़ लाहौर से दिल्ली तक जुड़ा हुआ, बीच में इंडियन पंजाब भी और इंडियन हरियाणा भी, वहाँ पे भी फसलों को आग लगाई जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक वजह है, और इस दौरान इतना ये सेहत के लिए ख़राब है कि लाहौर की इंतज़ामिया ने स्मॉग अलर्ट जारी किया है, जिस पे 24 घंटे के लिए लोगों को वर्जिश करने से मना किया, घर में रहने के लिए कहा गया है। रात को तो बिल्कुल कहा है घर से बाहर ना निकलें, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशन है उस पर हम बात करना चाहेंगे थोड़ी सी, क्योंकि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जो है बारिश वगैरह बरसाना वो महंगा है मौसमी बारिश का, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म इस्लाहात ये हैं कि हुकूमती सतह पर शजरकारी, ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा, इंडस्ट्रीज़ को शहरों से दूर लगाना, देही इलाकों को डेवलप करना ताकि शहर फैलने से रुक जाएँ, इनफरादी सतह पर हर शख्स माहौल को बेहतर बनाए, गाड़ियों की ट्यूनिंग, ज़ाती ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एक जिम्मेदार शहरी बनाए और ऐसी पॉलिसीज़ बनाए लॉन्ग टर्म, जिससे ये लानत कुछ टाइम लेगी ख़त्म होने में, लेकिन इस पे आज से काम शुरू करेंगे तो 10 साल बाद नतीजे इसके हम ले सकते हैं। सोचिए और इस पे काम कीजिए, ये हुकूमत से भी गुजारिश है, और हुकूमत को चाहिए कि वो बॉर्डर के पार हुकूमत से भी बात करे ताकि मिलकर इसका मुकाबला किया जाए। गुड नाइट।